नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से यूथ सड़कों पर उतर रहा है और जिस तरह से युवा आंदोलन अलग अलग जगह देखे जा रहे हैं, उसने सरकार के पसीने निकाल दिए। वो चाहे लेह लद्दाख का इलाका हो या फिर उत्तराखंड में देहरादून हो या दक्षिण भारत में धारवाड़ हो, स्थिति हर जगह संवेदनशील है और सरकार प्रेशर में है। अब दोस्तों, देश की ये जो जेन जी है, जनरेशन जेड है, या यूं कहें कि 18 बरस से लेकर 28-30 बरस के जो युवा हैं, जिस तरह से ये सड़कों पर आए और जिस तरह से इनका गुस्सा निकल रहा है, कहीं ना कहीं मोदी और शाह, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दबाव में आते हुए दिख रहे हैं। और दबाव इस कदर है कि आज अचानक इस आंदोलन के सबसे बड़े लीडर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार भी बड़ी सख्त धाराओं में किया गया है। उधर गृह मंत्री अमित शाह के इस कार्रवाई पर पूरा विपक्ष, सारे विपक्षी दल ने एक स्वर में कहा है कि जो कुछ हो रहा है युवाओं के साथ, जिस तरह से दमन किया जा रहा है आयरन हैंड के साथ, पुलिस की लाठी के साथ, ये गलत हो रहा है। सारे विपक्षी दलों ने कहा, और अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि भाई, देश में जो तानाशाही है वो चरम पे है, और भी अपने बयान में बातें कही हैं। अब दोस्तों, ज़मीनी हकीकत ये है कि जनरेशन जेड के इस आंदोलन से केंद्र सरकार, मोदी सरकार इतना घबराई हुई है कि इसके सबसे बड़े लीडर, आप कह सकते हैं जो एक तरह के प्रतीक बनते जा रहे हैं युवा शक्ति के, सोनम वांगचुक, आज जब ये लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, पत्रकारों से मुखातिब होने जा रहे थे, होटल अब्दूस में, एक बड़ा होटल है लद्दाख में, सारे पत्रकारों को बुलाया गया था। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही इनको पकड़ लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बाद में पता लगा कि इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, कानून लगा दिया, एनएसए कानून। अब एनएसए कानून उन्हीं पर लगाया जाता है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं। यानी सोनम वांगचुक, ऐसा सरकार मानती है कि अब ये देश के लिए खतरा बन चुके हैं। उधर सोनम वांगचुक का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे। वो तो सिर्फ ये बता रहे थे सरकार को कि ये जो युवा हैं, जिनके हाथ में नौकरी नहीं है, सिर्फ डिग्री है, इनको घर में भी ताने मिलते हैं और घर के बाहर भी ताने मिलते हैं। तो युवा बिल्कुल मतलब घुटन में है, बड़ास उनका निकल रहा है कि वो न घर के हैं न घाट के। उनको माता पिता घर में टोकते हैं और बाहर जाएं तो दोस्तों में भी वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले ज़रा सोनम वांगचुक की बात कर लें। बहुत से लोग देश में नहीं जानते, वो सोनम जिन्होंने पिछले 2 दिन से मोदी और शाह की नींद उड़ा रखी और आज उनको एनएसए में बंद कर दिया गया। दरअसल सोनम वांगचुक गांधीयन हैं, गांधी की विचारधाराओं पर चलने वाले हैं, पदयात्रा करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, हड़ताल भी करते हैं, और युवाओं के लिए एजुकेशनल ट्रस्ट भी चलाते हैं, शिक्षा देते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं, कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। आमिर खान की जो फिल्म थी 3 इडियट, इनसे इंस्पायर हुई थी, इन्हीं पर एक तरह से बनी, आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात, सोनम वांगचुक लद्दाख में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की माफ़ी है लद्दाख में, लेकिन वो देते हैं जो भी कमाई करते हैं। और शायद सरकार को ये पसंद नहीं आया कि वो इनकम टैक्स क्यों दे रहे हैं, उसी में उनकी घेराबंदी हो गई। सुनिए, सोनम साहब को सुनिए। मैं नहीं पूछना चाहूंगा, इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि लद्दाख क्षेत्र में कोई टैक्स नहीं देता है, टैक्स माफ है यहाँ, फिर भी एक आदमी देता है, वो मैं हूँ, क्योंकि मैं अपना दायित्व समझता हूँ और मैं दे सकता हूँ, तो बिना जरूरत के टैक्स देता हूँ। कितने लोग हैं भारत में जो बिना मांगे टैक्स देते हो, उस पर इनकम टैक्स के समन्स मानो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों टैक्स दिया। तो ये विच हंटिंग का एक, बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है, एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल, जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पर डाला। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का एक पहलू और है। कुछ लोगों का मानना है कि सोनम वांगचुक दरअसल खतरा नहीं है मोदी शाह के लिए। खतरा दरअसल उनके पीछे जो युवा हैं, हजारों हजार, लाखों लाख जो इंस्पायर हो रहे हैं, खतरा वो युवा हैं। और सोनम वांगचुक को इसलिए नज़रबंद किया जा रहा है क्योंकि सरकार युवाओं में
और उनके लीडर सोनम में लिंक तोड़ना चाहती। वो चाहती है कि वो लिंक अगर काट दिया जाए तो ये जो आंदोलन है जो बढ़ सकता है, विकराल रूप ले सकता है, इसका दमन किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है यहीं पर। अब दोस्तों अगर आप सरकार के नज़रिए से देखें तो सरकार को लगता है, मोदी को लगता है, शाह साहब को लगता है कि अभी तो ये कुछ पॉकेट्स में, भले साउथ में भी एक पॉकेट धारवाड़ में है या देहरादून के अगल बगल है उत्तराखंड में या लद्दाख में, अभी तक तो इसको हम कंटेन कर सकते हैं जेन ज़ी को। लेकिन अगर ये चिंगारी भड़कती है, क्योंकि ये जो फोकस है, ये पूरा जो आंदोलन है दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में, इसका फोकस रोजगार है, नौकरियां हैं। आगे मैं इस पर बात करूंगा कि सरकार ने जो वायदे किए थे उसका 1% भी युवाओं के हाथ में नहीं रखा है। असली गुस्सा ये है कि डिग्री तो है हाथ में, एक हाथ में डिग्री है लेकिन दूसरे हाथ में नौकरी नहीं, दूसरा हाथ खाली है। ये गुस्सा है और ये गुस्सा अगर बढ़ता चला गया, मैं फिर कहूँगा, मैं नेपाल बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा तो मोदी जी और शाह साहब जो 240 सांसदों के साथ किसी तरह से बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, उनके लिए फिर मुसीबतें और ज़्यादा आ सकती, बढ़ सकती हैं। और शायद इसीलिए अमित शाह चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि इस आंदोलन को जितनी जल्दी इस आग को बुझाया जा सके, उसी में उनकी सरकार की भलाई। अब सवाल इस बात का है कि क्या लाठी के जोर से, क्या एनएसए लगाकर, लीडर को नज़रबंद करके, पुलिस फायरिंग करके इस आंदोलन को थामा जा सकता है, रोका जा सकता है, या फिर मोदी और शाह को इन युवाओं के साथ, चाहे वो देहरादून के हों, चाहे वो लद्दाख के हों, चाहे वो धारवाड़ के हों, इनके साथ आमने सामने बात करनी चाहिए। सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा। होने क्या जा रहा है, बिग क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या ये आंदोलन भड़क सकता है या इसको इस स्टेज पे दबाया जा सकता है? क्या होने जा रहा है? अब आज इसी सवाल को लेकर मैंने 3 एक्सपर्ट बुलाए। उसमें ओंकारेश्वर पांडे साहब होंगे, और ओंकारेश्वर पांडे, मैं कहूँगा कि उनका जो विश्लेषण है सुनने लायक है। इसके अलावा हमारे साथ लद्दाख कश्मीर से बशीर साहब जुड़ रहे हैं, उनको भी सुनिएगा, बहुत भीतर तक इस आंदोलन को वो देख रहे हैं। और उत्तराखंड में क्या आंदोलन बढ़ सकता है, यूपी की तरफ जा सकता है, हरियाणा की तरफ जा सकता है, दिल्ली की तरफ आ सकता है, ये सवाल मैंने कुछ उमाकांत जी से किए हैं। मेरा जो पहला सवाल है, मैं चाहूँगा पहले लद्दाख की तरफ बढ़ूँ जहाँ सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है, कि जिस तरह से वहाँ के यूथ सड़कों पर उतरे, उनमें गुस्सा था, आगजनी हुई, बीजेपी का दफ्तर जला दिया। पहली बार हम देख रहे हैं ऐसा मंजर, अमित शाह मोदी के रहते हुए बीजेपी का दफ्तर जल रहा है हिंदुस्तान में। क्या ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या इससे आपको लगता है मोदी और शाह घबराए हुए हैं, और इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि उनको लगता है यूथ धीरे धीरे आगे आ रहा है, सड़कों पर उतर रहा है? सोनम से कहीं ज्यादा मोदी और शाह की घबराहट यूथ से है क्या, उनके तेवर से है? देखिए, जब आप किसी ऐसे शख्स को बार बार तड़पने के लिए मजबूर करेंगे, एक वक्त ऐसा आता है कि वो पलट देता है। अगर आप किसी जानवर को भी, बेजुबान जानवर को भी छेड़ेंगे ना थोड़ा सा, वो चलता रहेगा, 2 कदम, 4 कदम, 6 कदम, 8 कदम, लेकिन 10वें कदम पे वो पलटेगा। 76 साल से लद्दाखी मांग कर रहे थे, हमें हमारे टैलेंट को, हमारे रोजगार को, उसको संरक्षण दीजिए। अच्छा, क्या होता था कि 10 जगह निकल गई लद्दाख के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, उसमें वो अप्लाई करते थे, और क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल होता था, J&K का, जम्मू का ज्यादातर और कश्मीर का ज्यादातर, लद्दाखी एक आध होते थे, वो सारी नौकरियां नॉन लोकल्स ले जाते थे, कश्मीरी या जम्मू वाले। ये मैं कश्मीरी होने के बावजूद कहता हूँ, एतराफ करता हूँ। मैं जब मैं भी वहां पर था, मैंने वहां पे गवर्नमेंट को एक सजेशन दी थी कि आप लद्दाखियों के लिए, खासतौर से लेह और करगिल के वासियों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ रियायत दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे किसी स्कूल के लिए 4 टीचर्स अपॉइंट करते हैं, वो होते हैं 2 जम्मू के, 2 कश्मीर के, वो 1 साल गुजरने के बाद सिफारिश लाते हैं, और पोस्ट समेत अलॉन्ग विद पोस्ट ट्रांसफर ले जाते हैं यहाँ से। वो गुस्सा आज भी लद्दाखियों में है। हाँ है। मैं अपनी बात कहता हूं कि हमने लद्दाखियों से बहुत मोहब्बत की है। लद्दाखियों ने कश्मीर पे कई साल तक राज किया है। रिंचन शाह लद्दाखी थे, ये बहुत पुराने हुक्मरान रहे हैं। अब उन्होंने भारत का रास्ता चुना और
पड़ोस में एक दुश्मन है, उधर से पाकिस्तान, इधर से चाइना। चीन तो इस राज्य को आप यूं नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसको आप इस तरह से नेग्लेक्ट मत कीजिए। और ये युवा जो हैं घबराए हुए हैं। हाँ, इस वक्त मोदी शाह घबराए हुए होंगे, क्योंकि ये भारत के ताज से ही शुरू हो रहा है जेंजी। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। लकीला साहब, जो मेरा सवाल है, जो बशीर साहब ने कहा कि भाई घबराहट है मोदी और शाह में, ये घबराहट किस वजह से कि यूथ सड़कों पर आ गया और उस यूथ को सोनम वांगचुक लीड कर रहे थे, और यूथ जिस तरह से उसकी ताकत हमको दिखी, क्या उससे घबराहट है? और इनको ये लगता है कि अगर ये मामला लद्दाख से आगे निकला, उत्तराखंड तक पहुंच चुका है, आपके उत्तराखंड में आप रोज रिपोर्टिंग उत्तराखंड की कर रहे हैं, अगर ये उत्तराखंड से, लद्दाख से, जम्मू से आगे बढ़ा, हरियाणा की तरफ आया, उत्तर प्रदेश की तरफ आया, तो बेरोजगार तो यहां भी हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, देश में हर जगह। क्या इसका डर है कि ये आंदोलन कहीं, इसकी जो चिंगारी है, ये आग में ना बदले, और इसलिए पहला बड़ा स्टेप सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है, उनको नजरबंद किया जाता है, एक ऐसा एक्ट जिसमें जमानत नहीं हो सकती? तो क्या शाह डर रहे हैं ये आंदोलन आगे ना बढ़े? बेसिकली देखिए, डर इस हालत तक है कि इनमें किसी तरह का जो माइंड का इस्तेमाल या दिमाग का इस्तेमाल करने का कोई, ना तो इनको कोई ट्रेनिंग है, ना ही करना चाहते हैं। हालत आज की तारीख में ये है कि इनके भीतर ये डर है कि अगर नेपाल जैसी घटनाएं रिपीट हो जाएं देश के 10 शहरों में एक साथ, तो ये जो आग एक बार लग जाएगी तो बुझेगी नहीं। और उसका कारण क्या है कि यूथ के लिए, जो युवा हैं, बेरोजगार है, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे कश्मीर वैली में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, पहाड़ों की हालत बहुत खराब है। जितने हिमालयन स्टेट है, उन स्टेट्स की हालत चौतरफा मार उन राज्यों, उन इलाकों में पड़ रही है। और यूथ जो है को एक बहुत बड़ा आइकन के तौर पर सोनम वांगचुक दिखाई दे रहे थे कि वो यूथ के आइकन है। और इनको यही डर था कि अगर इन्होंने किसी तरह, अगर सोनम वांगचुक को अरेस्ट नहीं किया गया और ये जम्मू कश्मीर की, सॉरी, लद्दाख से बाहर निकले, ये इन्होंने रुख दिल्ली की तरफ किया या जयपुर की तरफ किया या उत्तराखंड की तरफ किया या बगल में हिमाचल प्रदेश है वहां का रुख कर दिया, तो ये एक किस्म से एक सैलाब जो है, असंतोष का सैलाब उखड़ेगा। असंतोष का सैलाब उखड़ना, उगलना जाहिर सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम तो किया नहीं जमीन पर। रोजगार के बारे में तो सोचा नहीं आपने। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये आपने 11 साल पहले सत्ता में आने के पहले लोगों को वादे किए थे। अब जब वो 15-16 साल के जो लड़के हैं, वो इस समय 26 साल के हो गए, वो रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार आपके पास है नहीं। तो अब इस तरह के टैक्टिस से कि कोई वांगचुक जैसा हस्ती, बड़ी हस्ती, जिसको इंटरनेशनल फेम का हस्ती, अगर ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में शुरू करे और बाद में सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें जुड़ जाए, तो ये तो 77-5 का जो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन है, उसकी तरह ये सैलाब ना आ जाए। तो ये डर तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो कोई राय नहीं है कि डर नहीं। जयप्रकाश नारायण का प्रभाव, उसकी छाप, कहीं जयप्रकाश नारायण जैसा अध्याय दूसरी बार ना हो जाए, क्योंकि जेपी ने भी मिड 70s में स्टूडेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। वो स्टूडेंट मूवमेंट जिसमें हमने लालू प्रसाद यादव को निकलते हुए देखा, जहां से हमने रामविलास पासवान को आगे बढ़ते हुए देखा, जहां से जन्म नीतीश कुमार का होता है। मोदी शाह को लगता है कि अगर ये स्टूडेंट एजिटेशन को लेकर आगे बढ़े तो खतरा होगा। भाई पांडे जी, मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा था कि भाई मोदी और शाह क्या वाकई 11 साल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं? एक तरफ मोदी शाह है, गुजरात लॉबी, और सामने यूथ है। देखिए, ये बहुत गंभीर सिचुएशन है। और अगर हम पिछले 10 साल का आंकड़ा देखें तो दुनिया भर में करीब 9 सरकारें जो हैं दुनिया भर में, इन 10 सालों में युवाओं ने बदल दी है। ये युवा, आज का युवा जो है, पढ़ा लिखा भी है और बहुत एग्रेसिव भी है, जिसको आप जेनजी कहते हैं। अब सोनम वांगचुक पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जेनजी को भड़का रहे थे। सवाल ये है कि एक व्यक्ति के पीछे इतना सारा मॉब आखिर क्यों चला आएगा? क्यों आप उसके दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नहीं देखते हैं? 2019 से पहले ये क्या था? लद्दाख, लेह लद्दाख में इतनी समस्या तो नहीं थी। इसी लेह लद्दाख के इसी सोनम वांगचुक ने 370 जब आपने हटाया तो उन्होंने बल्ले बल्ले किया था।
आपकी तारीफ की थी और कहा था बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। तो अब उस समय वो राष्ट्रभक्त थे, आज वो राष्ट्र विरोधी हो गए। कैसे हो गए भाई? क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो, हमें हमें जमीन का अधिकार दे दो, हमारे जो रोजगार दे जमीनों दो। पे लोग कब्जा कर रहे हैं, पड़ोसी देश कब्जा कर रहा है, उस पर आप सुनिए। तो उसके जेन्युइन ग्रीवांसेस सुनने की बजाय उसके रोजगार पर, उसके भविष्य पर आप उस पर ध्यान देने की बजाय आप उसको ये देख रहे हैं कि उनका जो ग्लोबली एक्सेप्टेड वो जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है HIAL, जिसको जी। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग्स कहा जाता है, जिसको वो 3 इडियट्स फिल्म बनी थी, आपको याद होगा। वैसी चीजों को आप कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, इसकी जमीन वापस ले लो, इसका FCRA कैंसिल कर दो। FCRA तो कैंसिल कीजिए, लाखों ऑर्गेनाइजेशन है जो आप फॉरेन फंडेड है, लीजिए, लेकिन ये कोई कारण नहीं बनता। और ये याद रखना चाहिए कि जब जब दमन किया जाता है किसी आंदोलन का, उसकी आग जो है वो दूर तक फैलती है, क्योंकि नेशनली इंटरनेशनली भी लोग देख रहे होते हैं कि एक आदमी का दमन किया जा रहा है। तो बजाय, जब तक सोनम वांगचुक का मुद्दा डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का मुद्दा रहता है, लोकल आंदोलन वहीं खत्म हो सकता है। लेकिन जब आप उसका दमन करते हैं तो वो किसी दूसरे राज्यों की चिंताएं बढ़ जाती हैं। जी। अन्य राज्यों में क्या हुआ, दूसरे देशों में क्या हुआ है, आपको इससे तो देखना ही चाहिए ना। आज ठीक। युवाओं में दर्द क्या है, क्योंकि युवाओं से जो आपने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं एक चीज बशीर साहब से पूछना चाहूंगा। बशीर साहब, देखिए, ये तो समझ में हमारे भी आ रहा है कि मामला नौकरी का है, मामला रोजगार का है। यूथ के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। क्या आपको लगता है कि लद्दाख की ये जो प्रॉब्लम है, ये कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, हिमाचल में भी है? आप तो इन 3-4 स्टेट्स पे निगाह रखते हैं, पंजाब पे भी रखते हैं। क्या ये जो नॉर्थ इंडिया का अपर क्रस्ट है, जिसको हम मुकुट कह सकते हैं भारत का, क्या पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये जो पूरी बेल्ट है नॉर्थ की, क्या यूथ की प्रॉब्लम जो नंबर 1 प्रॉब्लम है वो रोजगार है, नौकरी है? मिस्टर बशीर। देखिए दीपक जी, रोजगार हर एक की एक अशद जरूरत है, प्रायोरिटी है। रोजगार, कुछ खाने को मिले, पढ़ लिख के या स्किल डेवलपमेंट जाके वहां से कुछ सीख के कुछ रोजगार मिले, घर चला सकूं, शादी कर सकूं, बच्चे पाल सकूं, घर के अखराजात उठा सकूं। रोजगार है ही नहीं कहीं। अब मुझे बताइए कि मैं जिस इदारे में काम करता था, उस इदारे में 30 ऑफिसर्स थे, 4 और बड़े पद अधिकारी थे, 4 दूसरे फील्ड में थे। आज वहां पे 30 में से 2 अधिकारी हैं, 28 खाली हैं। मैं यहाँ पे क्यों मैं पीछे रखूं, छुपा के रखूं? मैं ऑल इंडिया रेडियो, क्या जो आप कोई पहले रेडियो, आपको कनेक्ट दिखता है? कोई कनेक्ट दिखता है लद्दाख में, कश्मीर में, उनके यूथ में कनेक्ट दिख रहा है? वहां भी रिएक्शन हो रहा है, जम्मू में भी देखिए हो रहा है। लद्दाख सदियों से कश्मीर का हिस्सा रहा है और कश्मीर लद्दाख का हिस्सा रहा है, जम्मू का हिस्सा रहा है। कोई यहाँ पे जो तमन्नाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो जुदा नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है। कश्मीर का नौजवान भी बेरोजगार है, कश्मीर का नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहा है। जब शाम को उसको डांट पड़ती है माता पिता से कि कहाँ घूम रहे थे, MA किया हुआ है, MSc किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, बेरोजगार है। यही हाल लद्दाख का है। और लद्दाख में एक चीज और होती है, लद्दाख के नौजवान को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, मैं उसका गवाह हूं। प्रेफरेंस दिया जाता है बाहर के आदमी को, क्योंकि वहां पे जो अधिकारी बैठे हैं उसमें से नॉन लोकल हैं सारे, कोई लोकल नहीं है। अगर मैं लोकल अधिकारी को देखूं, उसकी 10 क्या कहते हैं रगें फड़कती हैं उस अपने लोकल के लिए। वहां पे नॉन लोकल है, मैंने कहा ना आपसे, DGP नॉन लोकल, चीफ सेक्रेटरी नॉन लोकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सारे नॉन लोकल, LG नॉन लोकल। अब वहां पे आप लद्दाखियों का ड्रेस पहन के, जिसे घुंचा कहते हैं, जो शेरवानी टाइप होता है और यहाँ पे बटन लगा होता है, वो पहन के आप लद्दाखी नहीं बन सकते, आप उनके दिल को नहीं जीत सकते। लद्दाखी समझदार लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन जब वो अपनी पे आते हैं तो फिर समझा देते हैं कि हम क्या हैं। बड़ी बात कह रहे हैं बशीर साहब, कह रहे हैं कि भाई लोकल लोगों के पास हाथ में नौकरी नहीं, बाहर के जो नॉन लोकल है उनके पास नौकरियां हैं। और लद्दाख में जब लोकल वोकल हुआ तो मोदी जी घबरा गए, लोकल वोकल हुआ जब। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था लखेड़ा साहब से। लखेड़ा साहब, ये सही बात है कि जो यूथ है उत्तराखंड का, जो धरने पे बैठा है और सरकार की घेराबंदी कर रहा है, नकल माफिया से परेशान है। नकल माफिया जो भी नौकरियों के एग्जामिनेशन होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं,
और नौकरियां धरी की धरी रह जाती। क्या जो मूल मुद्दा है, जो बेसिक इशू है उत्तराखंड में, वो नौकरी है, रोजगार है? और क्या उत्तराखंड में ये जो मूवमेंट है देहरादून का, ये बाकी जगह फैल रहा है? मतलब नैनीताल में, अल्मोड़ा में, कुमाऊं में या हरिद्वार में ये क्या देखिए मूवमेंट फैल रहा है क्या? देखिए ये तो देखो, मैं तो ये मान रहा हूँ, मैं तो ये देखता हूँ उत्तराखंड में परेड परेड ग्राउंड में जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 25 साल पहले आपने उत्तराखंड राज्य बनाया था। 25 साल हो गए और उत्तराखंड राज्य बनाने का जो पूरा मकसद था वो फेल हो गया है। और वो मकसद जब फेल हो गया है कि आपने राज्य क्यों बनाया? ना तो लोगों को रोजगार मिला, ना उत्तराखंड में जमीनों को आप संरक्षण दिया आपने, आप तो लुटवा रहे हैं। जमीनों को लुटवाने का धंधा कर दिया आपने। दूसरी बात यह है कि इतनी आपदाएं उत्तराखंड में आ रही हैं और ऋषिकेश से लेकर के सारी अलकनंदा और गंगा के किनारे बद्रीनाथ और केदारनाथ तक जहां जहां आपने रिजॉर्ट बनवा दिए। 95% जो रिजॉर्ट्स हैं और जो कब्जे हो गए, बाहर के लोग आकर के कब्जे कर रहे हैं और लोकल लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं है, वो नौकरी करने के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। पहाड़ों से उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। तो ये कलेक्टिव गुस्सा है, क्योंकि वो जो यूथ है उनको लग रहा है कि हमारे पूर्वजों की जो जमीन है, जायदाद है, इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने उसको तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये ज्वाइंट गुस्सा, एक साझा गुस्सा है, ऐसा मैं मानता हूँ जी। लखेड़ा साहब, जो बशीर साहब ने कही वही बात आपने भी कही। उन्होंने भी कहा कि असली मुद्दा नौकरी का है लद्दाख में, वही मुद्दा ये बता रहे हैं कश्मीर का है, वही जम्मू का है। आप कह रहे हैं वही इशू जो है, बेसिक इशू जो है यूथ का, वो रोजगार है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड को बनाया 25 साल पहले इसलिए था कि वहाँ रोजगार के और अवसर हों, लेकिन रोजगार की जगह वहाँ भ्रष्टाचार ने ले ली है। और इसीलिए गुस्सा है जेन जी का। और मैं जेन जी के बारे में बता दूं, कुछ दर्शकों ने कहा जेन जी है क्या? जेन जी जनरेशन जेड है। 1997 के बाद जो बच्चे पैदा हुए 2012-15 तक, उनको जनरेशन जेड, शॉर्ट में हम लोग जेन जी, पत्रकार से ही शुरू हुआ, जेन जी कहते हैं। आप यूं मान के चलिए कि 18 साल से लेकर 28-30 बरस के जो बच्चे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जिनके हाथ में डिग्री नौकरी, उनको जेन जी कहते हैं। मुझे एक चीज बताइए, अंतिम सवाल कर रहा हूं पांडे जी, क्या ये जो हम आंदोलन जेन जी का देख रहे हैं, युवाओं का देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये आंदोलन आगे बढ़ा और जिस तरह से सरकार ने भूल कर दी इस आंदोलन के लीडर को जेल में डालकर, सोनम वांगचुक को, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन और आगे बढ़ा तो सरकार के लिए खतरे की घंटी है, मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है? हनीमून इज ओवर सर, हनीमून खत्म होने जा रहा है 11 साल का। देखिए, एक ग्लोबल ट्रैकर की रिपोर्ट है जो प्रोटेस्ट्स को ट्रैक करते हैं, उसके मुताबिक करीबन 800 प्रोटेस्ट ऐसे हुए हैं जिसमें मात्र 3.5% आबादी ने हिस्सा लिया है। 3.5% फार्मूला इसको कहते हैं, जो चेनोवेत का फार्मूला है जी। मात्र 3.5% किसी भी आबादी का अगर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है तो वो सरकारें बदल डालता है। मैं सिर्फ लेह लद्दाख की बात नहीं करता, उत्तरांचल की बात नहीं करता, पटना में भी यूथ सड़कों पर हैं, कर्नाटका में भी यूथ सड़कों पे हैं। कल ही बेंगलोर में खबर जो आई वहां पे वो हुआ। जी, ये धारवाड़ क्यों की। हो रहा है देश भर में? आप इसको पार्टी पॉलिटिक्स से भी मत देखिए। देश का युवा नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए वो चिंतित है, परेशान है, तनाव में है, इसीलिए वो सड़कों पर आ रहा है। उसके दमन का रास्ता इसको और भड़काएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, किसी ओके, भी नेता के जरिए आप उसका दमन करेंगे तो वो और भड़केगा चलिए। और इससे समस्या नहीं सुलझेगी। सरकार को अपनी पॉलिसी को फिर से रिलुक करना चाहिए कि गलती कहां हो रही है, ये देखिए आप। ठीक, जी, गलती कहाँ हो रही है ये देखिए। लाठी डंडा, पुलिस, कर्फ्यू, फायरिंग, आंसू गैस के गोले, बैरियर्स, वाटर कैनन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये वो कह रहे हैं। मैं बशीर साहब, सिर्फ 30 सेकंड बचा है, 30 सेकंड है, बहुत कम समय। छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, छोटा सा जवाब, फिर मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। क्या आपको लगता है जो हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बात कही, लखेड़ा साहब ने और पांडे जी ने, क्या दमन से ये रास्ता, वांगचुक को अरेस्ट करके जेल भेजना, फायरिंग करना जिसमें कई युवाओं की मौत हो गई, क्या फायरिंग और लाठी इसका सॉल्यूशन है? या अमित शाह को बातचीत करनी चाहिए, मोदी जी को
यूथ के डेलीगेशन को बुला के कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्या बातचीत से हल निकलेगा यूथ से? हैं तो अपने ही देश के बच्चे, हैं तो अपने ही मिट्टी के बच्चे, बाहर के तो है नहीं ये तो अपने देश के बच्चे। तो अपने बच्चों से बात करें या लाठी चलाएं, गोली चलाएं, बताइए है क्या? क्योंकि आप सरकार का बड़ा तजुर्बा रखते हैं बशीर साहब। व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या करें मोदी साहब? कुछ बोल तो दीजिए, सलाह दे दीजिए उनको। आपने सोनम वांगचुक साहब को गिरफ्तार करके हजारों सोनम वांगचुक बना दिए। ओह, आपने ऐसी वायर को छेड़ा है जिसमें 33,000 करंट चल रहा है। ओहो, क्योंकि लद्दाखी इस मामले में बड़े रिजर्व होते हैं, बहुत इमोशनल, वो दे हैव इमोशनली चार्ज्ड एट द मोमेंट। कोई बातचीत का हल इसमें नहीं, कोई बातचीत में नहीं चाहिए, सीधा सा जो मांगते हैं दे दीजिए। अगर आपको इसको रोकना है, इस आंदोलन को रोकना है, आपने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके, क्योंकि लोग देखते हैं इतना सम्मानित नेशनल और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सोनम वांगचुक साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग में डिग्री याफ्ता, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। आपने, हालांकि उन्होंने कोई हल्ला नहीं किया, कोई बिल्डिंग नहीं जलाई। अब मॉब को रोकना उनका काम नहीं था, लेकिन आपने एक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके हजारों सोनम वांगचुक पैदा कर दिए हैं। ये इसका ख्याल रखिए। बड़ी बात 30 सेकंड के अंदर कह दी उनका साहब। एक सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके आपने 1000 सोनम वांगचुक पैदा कर दिए। और बातचीत का अब वक्त खत्म हो रहा है अमित शाह मोदी के लिए। जो डिमांड आ रही है, स्टेटहुड की डिमांड अगर है, उनकी प्राथमिकता है, उस डिमांड को पूरा करिए। नौकरियां दीजिए जो आपने वायदे किए थे। 3-4 महीने पहले अमित शाह ने मीटिंग की थी, उस मीटिंग में भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट को बहुत लेकर सीरियस हैं। वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार सीरियस दिखती नहीं। तो बातचीत की जगह जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करें, और गिरफ्तारी, जेल, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फायरिंग जो है, ये इसका कोई इलाज और निदान नहीं है। बातचीत की जगह डिमांड्स माने। और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है, धीरे धीरे उत्तराखंड, धारवाड़, कर्नाटक, जो बहुत ही दूर दराज का इलाका है, अगर ये धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ा, तो मैं कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन मोदीज कैरियर विल बी अप फ्रंट। उनके सामने होगा ये चैलेंज। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से पुलिस की लाठी से, आयरन हैंड से इसको डील किया जाए। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का मानना है कि आयरन हैंड से इसको डील मत करिए। देयर शुड बी सम सॉल्यूशन। अगर आप बातचीत करते हैं और सॉल्यूशन हल करते हैं, बहरहाल क्या होता है देखते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर आखिर में कहना चाहूंगा कि हम, चाहे तीनों हमारे गेस्ट हों, चाहे मैं हूं, हम नहीं चाहते हैं, और ईश्वर ना करे, जो नेपाल में हमने मंजर देखा, जो बांग्लादेश में मंजर देखा, वो हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि जेनजी की आग भड़कती चली जाए। वो देश के लिए, चाहे आगजनी हो, लूट हो, कोई भी हिंसा हो, सबके लिए नुकसानदेह होती है। सबके बच्चे उनके जो है अजीज होते हैं। चाहे किसी बच्चे को पुलिस की गोली लगे, बच्चा जो है वो वतन का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में। लखेड़ा साहब, इस प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला आज फिर से। और पांडे जी, कई बार आपका सिग्नल टूट रहा था लेकिन फिर भी आप जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।